हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपके टोटल 6 ग्रुप हैं जो आपके कोर्स में। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट किनको कहते हैं? देखो, ऐसे एलिमेंट जिनके डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में भरते हैं वो इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाते हैं, आउटर मोस्ट सेल ऑफ पी सबसेल। ठीक, सॉरी, आउटर मोस्ट सबसेल ऑफ, जो पी सबसेल होता है, सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है उसका, जो पी सबसेल है उसमें जाते हैं। ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1 2 NH2 NP6। ठीक, पी में इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं मैक्सिमम, पी में 1 हो सकता है, 2 3 4 5 कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 6 तक। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 6 ग्रुप आते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं भैया? एक होता है ग्रुप नंबर 13, जिसमें लास्ट में NH2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ग्रुप नंबर 13 के बाद ग्रुप नंबर 14 NH2 तो सब में होगा, NH2 NP2 होता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है? ग्रुप नंबर 14 और 14 हो गया, सॉरी, NH2 NP2 ये हो गया 14 ग्रुप नंबर, और NP3 ये हो गया 15 ग्रुप नंबर, NP4 ये हो गया 16 ग्रुप नंबर, NP5 ये हो गया 17, NP6 ये हो गया 18, NH2 सब में रहेगा। ठीक, तो टोटल 6 ग्रुप आपके कोर्स में, 6 ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 13 14 15 16। ठीक, अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है, हर ग्रुप में जो पहला एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ठीक, जैसे पहला एलिमेंट होता है, अगर हम लोग ग्रुप नंबर 13 की बात करें, ग्रुप नंबर 13 पहला एलिमेंट है बोरान, ग्रुप नंबर 14 का कार्बन, ग्रुप नंबर 15 का नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन, 17 का फ्लोरीन, और 18 में तो खैर आपका हीलियम होता है। ठीक, ये आपका तो इनर्ट गैस हो जाता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें पहले एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट होता है इसके अंदर कुछ अबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती हैं, यानी बाकी एलिमेंट से अलग करेक्टर होते हैं। सबसे पहली बात होती है कि जो ये सब पीरियड नंबर 2 में आते हैं। अगर पीरियडिक टेबल के पीरियड की बात करें तो ये सारे के सारे एलिमेंट, हीलियम को छोड़ के, हीलियम तो पीरियड नंबर 1 में आता है, ये सारे एलिमेंट पीरियड नंबर 2 में आते हैं ये। ठीक, तो पीरियड नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये लोग अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब ये लोग अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, ये लोग अपनी वैलेंसी को भी एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम, ये नाइट्रोजन होता है, जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, मैक्सिमम 4 तक जा सकती है। ठीक, जबकि फास्फोरस होता है उसकी वैलेंसी 6 तक जा सकती है, PCl5 बनता है, PCl6 निगेटिव भी बनता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट हैं वो लोग डी ऑर्बिटल नहीं रखते हैं, और वो अपनी वैलेंसी को 4 तक तो ले जा सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। ठीक, उसके अलावा इसमें जो ग्रुप नंबर जो पहला एलिमेंट होता है हर ग्रुप का, उसके अंदर डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। जैसे कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, यानी कि जो पहला एलिमेंट होता है उसके अंदर कुछ अबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक,
तो ये हम लोग पढ़ेंगे, एक एक ग्रुप में डिस्कस करेंगे सब में। उसके अलावा मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसकी जो वैलेंसी होती है या जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 यूनिट कम हो जाती है। ठीक, क्या मैंने बोला, जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यूनिट कम हो जाती है। क्या बोला बच्चा, 2 यूनिट कम हो जाती है। क्यों कम होती है उसका कारण मैं बता दूं। और ये इस इफेक्ट को, इसका नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। नाम नहीं याद है तो समझो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। पूरा नाम होता है इनर्ट एस पेयर इफेक्ट। क्या होता है इसको ज़रा मैं बता दूं, क्योंकि ये आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें लगभग सभी ग्रुप में आएगा। 13, 14, 15 में तो मेनली ये होता ही है। ठीक, देखो जैसे हम लोग बात करें बोरान का ही एग्जांपल ले लें। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 ये होता है, 2s2 2p1 ये होता है। ठीक, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जो होता है आगे, ये जो नंबर लिखा होता है ये होता है शेल नंबर। क्या होता है बोलो, शेल नंबर। तो इसके सबसे बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 1 3। कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बना लें हम लोग, ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। पी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। और बोरान के पास आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान जो है जब बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड बनाता है। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन है कितने हमारे पास, केवल 2 है। ठीक, तो यहाँ पर ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। तो क्या होता है, बोरान एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट। जीएस मतलब जनरल स्टडी नहीं है, ग्राउंड स्टेट। ठीक, और ईएस का मतलब हो गया एक्साइटेड स्टेट। जब इसमें जाता है, ये स्टार लगा हुआ है इसके ऊपर, इसकी खोपड़ी के ऊपर स्टार लगा दिया, सितारा लगा दिया। ठीक, जब इसकी खोपड़ी के ऊपर सितारा लगाते हैं तो इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो क्या होगा, ये जो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं ये कूद एनर्जी लेते हैं और कूदते कूदते यहाँ आ जाते हैं। तो ये कूद के यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी कि अब बोरान के पास 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब बोरान 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, 3 बॉन्ड बना लेगा। ये ऑर्बिटल पहले आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और बाद में लोग बॉन्ड बना लेते हैं। तो बोरान 3 बॉन्ड बना सकता है ऐसे। ठीक, नॉर्मली BCl3 बनता है, BH3 बनता है, ये सब बनते हैं, उनमें 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब क्या होता है, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे जाते हैं, जैसे बोरान वाले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बोरान, उसके बाद क्या होता है एल्युमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम, ऐसे होते हैं एलिमेंट। जब डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि बोरान में हो गया 2s, इसमें 3s, इसमें 4s, इसमें 5s, इसमें 6s। ठीक, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पर जो s वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लोग एक्साइटेड स्टेट में जल्दी नहीं जाते हैं, ये लोग जल्दी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते हैं। ठीक, और जब एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे लोग, जब ये लोग एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे तो क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लो इंडियम की बात करें, ये हो गया 2s 3s 4s 5s। मान लो 5s है, 5s2 और 5p1 ये होगा इसका आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, 5s2 5p1 ये होगा। तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन, एस वाले इलेक्ट्रॉन ये जल्दी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, तो जल्दी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लोग तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाती है। और क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी गैप बढ़ जाता है, एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाता है। इनमें एनर्जी का डिफरेंस कम है लेकिन इनमें एनर्जी का गैप बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, या इसका पूरा नाम होता है इनर्ट एस पेयर इफेक्ट। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इनर्ट एस पेयर इफेक्ट, या केवल इसको
इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये वाला चीज़, ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ये मेनली इंडियम और थैलियम में होता है, नीचे वाले ग्रुप में। ऊपर वाले एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इसमें होता है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाएगा, उससे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाती है। जैसे BCl3 ये स्टेबल होता है, TlCl3 ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये +3 से घट के TlCl में जाना ज़्यादा पसंद करेगा। ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रह गई? +1। बोरान की कितनी? +3। तो बोरान भैया हमारे +3 में ज़्यादा मौज करते हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं। और Tl भाई साहब हमारे +1 में ज़्यादा स्टेबल है। तो Tl भाई साहब ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इनके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट एस पेयर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया बेटा इनर्ट एस पेयर इफेक्ट। अब हम लोग एक एक ग्रुप की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप नंबर 13 लेंगे, जिसको बोरान फैमिली भी बोलते हैं। तो हम लोग स्टडी करेंगे ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इनको हम लोग बोरान फैमिली भी बोलते हैं, बोरान फैमिली। जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसी के नाम पर दे दिया जाता है फैमिली। जैसे ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इस तरीके से बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसकी अकरेंस की बात करते हैं। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट इसमें होते हैं वो नाम मैं लिख देता हूँ, क्या क्या एलिमेंट होता है इसमें। एक होता है सबसे पहले बोरान, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। तो ये लोग हैं बोरान भाई साहब, एल्युमिनियम भाई साहब, गैलियम दद्दा और इंडियम भैया और हमारे थैलियम भैया। ठीक, ये हमारे एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 13 के। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस जगह पर इनकी एग्जिस्टेंस होती है, उसके बारे में हम लोग पहले तो अकरेंस की बात कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बोरान देखते हैं, बोरान कहाँ कहाँ पाया जाता है, बोरान किस किस जगह पर हमारे एग्जिस्ट करते हैं। देखो, बोरान एक रेयर एलिमेंट होता है, कम पाया जाता है। ठीक, मेनली अकर्स एज, ये मेनली आपका आर्थोबोरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H3BO3, आर्थोबोरिक एसिड के प्रेजेंस मतलब की तरह पाए जाते हैं। या बोरेक्स, ये बोरेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, इसको सुहागा भी बोलते हैं, इसके फॉर्म में पाए जाते हैं। या कर्नाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये फार्मूला है इनका। ठीक, तो बोरान हमारा मेनली बोरेक्स या बोरिक एसिड या कर्नाइट के फॉर्म में पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक, और ये बोरान कहाँ पाया जाता है, इंडिया की बात करें, इंडिया में बोरान कहाँ पाया जाता है हमारा, पूगा वैली। ये वैली कहाँ है, लद्दाख में, पूगा घाटी है लद्दाख में, वहाँ पाया जाता है। और सांभर लेक, सांभर लेक है एक राजस्थान में, सांभर लेक का नाम है, खाने वाली सांभर नहीं। ठीक, तो सांभर लेक होती है राजस्थान में है, वहाँ पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में इसका परसेंटेज बहुत कम है, 0.0001, इसके आसपास होता है, इससे भी कम होता है। और बोरान भाई साहब के 2 समस्थानिक यानी 2 आइसोटोप होते हैं, इनकी परसेंटेज, एक बोरान 10 होता है, एक बोरान 11। बोरान 11 ज़्यादा होता है, लगभग 81%, और ये लगभग केवल 19% होते हैं। ये तो बात हो गई बोरान के अकरेंस की बात। अब एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चा, अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्युमिनियम के अकरेंस की। एल्युमिनियम हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल है, याद रखिए कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल है, एलिमेंट नहीं। ठीक, और थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तीसरे नंबर पे आता है मोस्ट अर्थ। ये अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। यूनिवर्स में तो सबसे ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन होता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट की बात करें, जो हमारी धरती है, जो धरती माता, हमारी धरती माता की जो अंदर वाली सतह है, उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट मेटल हमारा एल्युमिनियम है। और थर्ड मोस्ट एलिमेंट, मोस्ट एबंडेंट है। ठीक, 8.3% बाई मास होता है। सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, लगभग 45.5% बाई मास होता है। उसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन, मिट्टी जो होती है, मिट्टी में सिलिका होता है, सिलिकॉन 27.7% होता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे एल्युमिनियम साहब। ठीक, तो अर्थ क्रस्ट में थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। और मेटल की बात करें तो मेटल में नंबर 1 पे है। ठीक, इससे ज़्यादा मेटल कोई नहीं पाया जाता है। ठीक,
और ये हमारा बॉक्साइट के फॉर्म में पाया जाता है, बॉक्साइट फॉर्मूला ये हो गया, क्रायोलाइट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। और इंडिया में हमारा ये माइका के फॉर्म में पाया जाता है, माइका एक नाम होता है, ये इसके मिनरल्स हो गए, ठीक। कहाँ कहाँ पाया जाता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, उड़ीसा में और जम्मू में पाया जाता है। गैलियम, इंडियम, थैलियम ये कम पाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, इनके बारे में ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। क्योंकि आपके यहाँ पर मेनली बोरान या एल्युमिनियम के बारे में ही पूछ सकता है, ठीक। क्योंकि अभी जो हम लेक्चर बना रहे हैं ये केवल मेडिकल वाले बच्चों के लिए है, या जो बच्चे आईआईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आईआईटी एडवांस वालों के लिए हम अलग से दूसरा लेक्चर बनाएंगे, उसमें फिर हम और डिटेल में जाएंगे। तो हम अभी केवल मेडिकल वाले बच्चों मेंस के लिए है, ठीक है बेटा। चलो आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद चलो अब इसके बाद इनकी हम लोग एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके गुण, इनके जो लक्षण हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो पहला इनका लक्षण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरान के लास्ट में क्या होता है? 2s2 2p1। एल्युमिनियम भाई साहब में 3s2 3p1। गैलियम भाई साहब का 4s2 4p1, ठीक। और इंडियम भाई साहब का 5s2 5p1 और थैलियम भाई साहब का 6s2 6p1 ये होता है, ठीक। एल्युमिनियम में डी सबसे में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, गैलियम में डी में भी इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं और इंडियम में भी डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक। और थैलियम में डी के अलावा एफ सबसेल, जो एफ सबसेल होता है हमारा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, थैलियम से जाना शुरू कर देते हैं। तो ये इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग रेडियस की बात कर लेते हैं, रेडियाई की, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें। देखो एटॉमिक और रेडियाई की बात करते हैं तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते होंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, इनमें नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, ठीक। इसमें कितने? 2 शेल हैं, इसमें 3 4 5 6 शेल हैं, ठीक। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। देखो प्रोटॉन जब बढ़ते हैं तो वो साइज को कम करते हैं और सेल बढ़ते तो साइज को बढ़ाते हैं। तो नॉर्मल जो ट्रेंड होता है कि जब आप किसी ग्रुप में नीचे जाते हो तो इनका साइज भारी होता जाता है, नहीं बड़ा होता जाता है, ठीक। तो नॉर्मल ट्रेंड यही होना चाहिए। लेकिन आप देखो मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी है, इनकी एटॉमिक रेडियस लिख दी है, अपने आयनिक नहीं लिखी है, एटॉमिक रेडियस लिख दी है, ये आपको रटना नहीं है, ठीक। तो देखो बोरान की सबसे कम है, उसके बाद बढ़ी, फिर उसके बाद घट गई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ गई। तो ये बढ़ना तो एक नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये हमारे एक्सेप्शन है। तो आप जानते हो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नाम की जो कीड़ा है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। तो एक्सेप्शन है, अब इसको कैसे समझाएं एक्सेप्शन को, ठीक। तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं, इसका एक्सेप्शन कैसे आपको बताएं। एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसकी वजह से होता है। तो उसके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे स्क्रीनिंग इफेक्ट की, ये क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इसका साइज जो है यहाँ बढ़ने की बजाय घट जाता है। होता क्या ये चीज़, जैसे कि मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मान लो ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद और सेल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भैया अंदर खींचते हैं। न्यूक्लियस क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाने की कोशिश करते, खींचते हैं, ठीक। और खींचेंगे तो क्या करेंगे, साइज घटा देंगे। यानी कि जब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, जब न्यूक्लियस में कौन लोग होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन भैया होते हैं। तो जब न्यूट्रॉन भैया तो कुछ नहीं करते हैं, प्रोटॉन भैया जो है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, और खींचेंगे तो क्या होगा, साइज कम होगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग, ये वाले इलेक्ट्रॉन भैया मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इनके जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं, आप जानते हो कि एक जैसे लोग होते हैं, इनके बीच रिपल्सन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भैया बाहर धकेलेंगे, जाओ बाहर जाओ, दूर जाओ, है ना, धकेलते हैं बाहर, ठीक। तो उससे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियस का, वो कम हो जाता है, ठीक। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर तरफ धक्का देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता है उनमें, ठीक। रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण होता है। तो जब ये लोग इनको रिपेल करेंगे तो इनके ऊपर नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा, जो आकर्षण बल होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब आकर्षण बल कम हो जाएगा
तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर आकर्षण बल कम होने की वजह से इसका जो साइज है, ठीक, साइज बढ़ेगा तो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक, मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, न्यूक्लियस आप क्या कर रहे हैं, साइज को घटा रहे हैं, ठीक, और ये लोग क्या कर रहे हैं, रिपल्सन लगा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा रिपल्सन लगेगा साइज उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अब होता क्या है, जब हम लोग एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं, एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं, तो गैलियम में डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। अब आप सुनना ध्यान से बेटा, जब एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं तो एल्यूमिनियम से गैलियम में डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि गैलियम में डी सबसेल में भी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो जब डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डी सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, पी और एस से कम होता है, ठीक, और एफ का और कम होता है। ठीक, अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो रिपल्सन कम लगेगा। ये बाहर की तरफ रिपल्सन लगाएंगे लेकिन कम लगाएंगे, रिपल्सन कम लगाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक, और जो एफ होता है, मैं आपको बता दूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आर्डर होता है वो ये होता है, एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, पी का कम होता है, डी का और कम होता है, एफ का और कम होता है। ये क्या है, ये आर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग, या इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये इसका आर्डर है। तो जब गैलियम में आ जाएंगे तो गैलियम में डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भैया आ जाएंगे, और डी सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन भाई साहब आ जाते हैं तो डी सबसेल का हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इसमें रिपल्सन कम लगता है, तो साइज बढ़ने के बजाय थोड़ा सा घट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ऐसे जहाँ भी एक्सेप्शन आते हैं इस तरीके के, तो वहाँ पर एक ही एक्सप्लेनेशन होता है, नॉर्मली स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट से ही हम समझाते हैं। तो जहाँ भी इस तरीके की अबनॉर्मलिटी देखने को मिले तो 95% चांसेज यही होते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक, तो ये हो गया इनका आर्डर का, इनका साइज का आर्डर, और जो एक्सेप्शन था उसका कारण। ठीक, अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो चलो इसको साफ करके दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। अब चलो इनका हम लोग अगला लक्षण पढ़ते हैं। दो लक्षण हमने लिखे इनके सामने। देखो, हमने इनकी वैल्यू लिख दी है, लेकिन आपको ये वैल्यू नहीं याद करनी है, ये खाली समझाने के लिए लिखा हमने। ठीक, अगली प्रॉपर्टी क्या है इनकी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। देखो, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है। एक नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है कि साइज बढ़ता है, वो अलग चीज़ है, कहीं कहीं एक्सेप्शन आ जाते हैं, वो एक अलग बात हो गई। ठीक, तो कायदे में जब साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ता है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन भैया हैं, ये न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। अगर साइज बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन भैया जो है वरना ये न्यूक्लियस से दूर रहेगा, और जब न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे तो न्यूक्लियस पर इनका अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, तो इनको यहाँ से बाहर निकालना आसान हो जाता है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नीचे जाने, हाँ मैं ये कह रहा था कि जब नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे, तो इनको निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे इसका साइज छोटा है। ठीक, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की परिभाषा क्या होती है, पहले हम आपको ये बता दें कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक बिल्कुल अलग एटम कर लें, मतलब अलग मीन्स गैसियस स्टेट लेते तो अलग मान लेते हैं उसको। आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो निर्भर करती है ये न्यूक्लियस कितना अट्रैक्शन लगा रहा है, और दूसरा निर्भर करती है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना पास में है। पास होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। नीचे जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कायदे में इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन साइज भी तो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारा दूर भी होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन दूर होने वाली प्रक्रिया जो है वो डोमिनेट कर जाती है। तो नीचे जाने पर नॉर्मल ट्रेंड हमारा क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू घटती है, बढ़ने के बजाय घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भैया हमारे न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाते हैं, न्यूक्लियस का असर कम हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन है। देखो, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बोरान की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 801 है, पहला 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इन लोगों से। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है, फिर घट गई वैल्यू, उसके बाद देखो यहाँ बढ़ गई। तो एल्युमिनियम और गैलियम एक्सेप्शन है।
ये यहाँ घटनी चाहिए लेकिन बढ़ गई। उसका कारण अभी हम समझा चुके हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, साइज में जो अंतर आ गया था, जो इनके साइज जिस तरीके से डिफरेंस आ जाता है उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन है, यानी कि एल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है जबकि गैलियम की थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद घट रही है, फिर यहाँ फिर बढ़ गई। उसका कारण भी वही हम लोग बता सकते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। ठीक, अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप स्क्रीनिंग इफेक्ट और साइज से इसको रिलेट करके देख सकते हैं। तो दो जगह यहाँ पर अबनॉर्मलिटी है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसका कारण वही है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा एल्युमिनियम से गैलियम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है, क्यों? तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी सबसेल, या यहाँ पर पूछ लिया पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबसेल, यही आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं आप। ठीक, अब हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, दूसरा निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा निकालते हैं तो थर्ड, और तीन ही इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं नॉर्मली। ठीक, क्योंकि आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, वो 3 निकल जाते हैं। निकालने तो हम सब निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो तीसरी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंड वाली कम होती है और फर्स्ट वाली सबसे कम होती है। ये सबके लिए ऑर्डर होता है ऑर्डर। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी इनकी क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो, इसकी वैल्यू भी नीचे जाने पर घटनी चाहिए। जो नॉर्मल ट्रेंड होता है वो घटने वाला होता है, और घट भी रही है। बोरान से जब एल्युमिनियम पे आए तो वैल्यू घट गई है, लेकिन उसके बाद देखो ये वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई, उसके बाद फिर बढ़ गई, मतलब उसके बाद बढ़ ही रही है। हालांकि थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। तो इसका जो आंसर है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में ऐसा कुछ आंसर दिया नहीं उन्होंने, बस वही बोल दिया कि जो साइज का चक्कर आ रहा है, साइज इधर उधर हो जा रहा है, उसी वजह से हो रहा है। तो इसमें सब कुछ मिला जुला असर होता है। एक्चुअली इन क्वेश्चंस के आंसर वैज्ञानिकों के पास भी बहुत सॉलिड आंसर नहीं होते हैं। ठीक, तो इसलिए आप ये समझ लो, जो साइज में अंतर आ रहा है और जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह हो रहे हैं, उन्हीं की वजह से ऐसा कुछ होता है। ठीक, कई बार ऐसा होता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमें नहीं मिल पाते हैं, हमें मतलब वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाते। भैया वैज्ञानिक लोग जो बताते हैं वही तो हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग कुछ रिसर्च तो करते नहीं हैं। रिसर्च कौन करता है? वैज्ञानिक लोग। वैज्ञानिक लोग नई नई प्रॉपर्टी बताते हैं, भैया जो ऐसा जैसा है, और वही बुक में जाके छाप दी जाती, और वही हम आपके सामने आके उड़ेल देते हैं, और आप सीख लेते हो। और जो ढंग से सीख जाता है वो सेलेक्ट हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर बन के फिर नोट छापना शुरू कर देते हैं, है ना? तो डॉक्टर बनना है लेकिन सेवा करनी है समाज की, खाली नोट नहीं छापना है। पता चले बस डॉक्टर बन के नोट ही नोट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, जैसे आजकल बहुत से डॉक्टर करते हैं। सब नहीं करते हैं, बहुत से करते हैं। ठीक, तो खैर वैज्ञानिक लोगों के पास भी इनको 100 सटीक आंसर नहीं है, तो हम लोग कहते हैं हाँ भाई इसमें साइज का अंतर है और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बड़ा है, ये सब चीज़ें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो गई। अब चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है भैया, इसके बाद बेटा हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक, भौतिक प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या कहेंगे। देखो, बोरान एक नॉन मेटल है। ठीक, अधातु है। एक होते हैं धातु, एक होते हैं अधातु। ये अधातु है। ठीक, और बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड बोलते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक ये वो बहुत हाई होता है। ये भैया बहुत हार्ड है बोरान, भैया बच के रहिए इनसे। ठीक, बाकी जो मेटल है हमारे वो सॉफ्ट रहेंगे, सॉफ्ट होने के साथ साथ इनको मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, जल्दी पिघल जाएंगे। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है नॉर्मल, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते। ठीक, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई सबके सब मेटल हैं, बोरान हमारे भाई साहब नॉन मेटल हैं, बाकी सब हमारे धातु हैं यानी मेटल हैं। और मेटल हैं तो इनकी कंडक्टिविटी तो अच्छी खाती होगी, मेटल का मतलब यही होता है। ठीक, गैलियम भैया जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। देखो कितना है, 303 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में बदलो क्या बोला, कितना कितो 33 डिग्री सेल्सियस। 33 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही कम है इनको मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ समझ को, गर्मी में हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है
45 डिग्री तक हो जाता है, 40 डिग्री तो नॉर्मल बात है, 45, 41, 42 डिग्री हो जाता है। मतलब क्या है, गर्मी में जब हमारे जो गैलियम भैया हैं ये लिक्विड हो जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक, यानी गैलियम भैया अगर रखे हैं और गर्मी आई तो समझो ये पानी पानी होगा। जैसे घी नहीं होता है, घी क्या होता है, गर्मी में पिघल जाता है, जाड़ों में जम जाता है। ये तार जो है ये भी बार बार फांस पड़ रहा है, देख रहे हो ये तार लगा है ना, ये बार बार उलझ जाता है, इसको सीधा करने में बड़ा बार बार करना पड़ता है। बिल्कुल जो है सपोला हो रहा है, बिल्कुल जैसे सांप लिपट जाता है वैसे लिपट रहा है। चलो खैर, इनको मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो गैलियम भैया जो है इनको गर्मी में अगर देखें तो गर्मी में ये लिक्विड फॉर्म हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, लेकिन इनको बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, क्वथनांक जो है इनको बहुत हाई है। कितना है, 2676 केल्विन, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई है, इसलिए इनको हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज करते हैं। ठीक, जैसे किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तब उसको हम लोग किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक, डेंसिटी की बात करें, इनकी जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो बोरान से थैलियम तक जाने पर बढ़ती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। डेंसिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बोरान की डेंसिटी सबसे कम है और थैलियम की सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रॉपर्टी होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मेन बात थी वो हमने बता दी आपको। ठीक, अब हम लोग इसमें चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो देखो अगली प्रॉपर्टी इनकी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इनकी रासायनिक गुण देखते हैं इनके। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। देखो एनसीईआरटी की हेडिंग है, वही हम लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी हम कोई चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक, केवल एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहेंगे हम लोग। तो देखो एल्युमिनियम भैया जो है हमारे बहुत हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, मान लो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, दूसरा निकालना मुश्किल होता है, तीसरा और मुश्किल होता है। तो तीनों आयोनाइजेशन इंथैल्पी को जोड़ दें तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक, तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ठीक, और जो हमने आपको अभी बताया था, एक टर्म होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से घट के +1 ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। हमने आपको बताया था कि जो S वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते हैं, इसलिए जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से घट के +1 ज़्यादा स्टेबल होती है। जब नीचे जाएंगे, ग्रुप में नीचे जाएंगे, ऊपर वाले लोग वो +3 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं और नीचे वाले +1 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम आपको बताएं, जैसे अगर हम लोग बात करें, ये जो लिखा हम ये भी बारे अभी बताएंगे आपको। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम, उसके बाद हमारा हो गया गैलियम भैया, उसके बाद हो गया हमारे इंडियम, और उसके बाद थैलियम। ठीक, तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर ये होता है। इनमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी किसकी, थैलियम भैया की, और एल्युमिनियम भैया में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम स्टेबल होगी। और +3 की बात करें तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। ये +1 की बात हो गई, और +3 की बात करें तो एल्युमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। ये जो ऑर्डर है ये किसका है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसमें ऑर्डर लिख सकते हैं। तो बच्चा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और +3 की स्टेबिलिटी ऐसे होती है। ठीक, तो एल्युमिनियम भैया जो है हमारे +3 में ज़्यादातर रहना चाहते हैं, और थैलियम भैया ये +1 में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, क्योंकि इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ा कम है। गैलियम और एल्युमिनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगभग नहीं होता है। लास्ट के जो 2 एलिमेंट होते हैं उन्हीं में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, और सबसे ज़्यादा लास्ट वाले में होता है। ठीक, अब अगर मान लो थैलियम भैया, ऐसा नहीं थैलियम +3 में नहीं जाता है, मान लो थैलियम को हम लोग +3 में ले आएँ, Tl+3, मतलब अगर हम लोग TlCl3 बना दें मान लो। ठीक, तो TlCl3 ये जो टूट के जो है ना, ये TlCl +2Cl- मान लो इसमें टूट जाए, ये अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1 हो गई। कितनी हो गई, +1। तो बताओ ये +3 से कितने चला गया, चले गए +1 में चले गए। तो जब +1 में चले गए तो क्या होगा, इनका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, इनका रिडक्शन हो गया। अच्छा, जब इनका खुद का रिडक्शन हुआ तो किसी के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो ये दूसरे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, उसका ऑक्सीडाइज कर देंगे, उनको
ठीक। तो जो हमारे नीचे वाले एलिमेंट होते हैं, इंडियम और थैलियम खासकर, जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो इनका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होता है, वही हमने लिखा था। तो याद रखना भैया कि जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग होती है नेचर में, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। और जो आपके ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो +3 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक। उसके अलावा हम आपको बताएं, इनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बोरान की हम लोग बात कर लें, एल्युमिनियम की बात कर लें, तो बोरान भैया के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 ने शेयर कर लिए, मान लो 3 शेयर कर लिए किसके साथ, मान लो क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, और क्या बना दिया इन्होंने, BCl3 बना दिया। ऐसे ये बना दिया इन्होंने, 3 बॉन्ड बना लिए BCl3। अब इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिन के जरा देखो भैया कितने हो गए, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट सेल में। अब होने कितने चाहिए, जो हमारे वैज्ञानिक भैया लोगों ने रूल बना हुआ है उसके हिसाब से इनके जो एलिमेंट हैं जब बॉन्ड बना लेते हैं तो उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, लेकिन 8 नहीं हो पाए, 6 ही रह गए। 2 की कमी है, तो कमी है तो इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं ये लोग। और जो लोग इलेक्ट्रॉन कमी है तो वो किसी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांगते रहते हैं, जहाँ जाएंगे अरे भैया इलेक्ट्रॉन दे दो हमको, अरे भैया हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन मांगते रहते हैं, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी है, भूखे हैं ये इलेक्ट्रॉन के, ठीक। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं बेटिया, सॉरी बेटा, क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। तो हमारे जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं, ये जो कंपाउंड बनाते हैं, वो कंपाउंड हमारे लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं, मान लो ये हमारे BCl भैया हैं, BCl3, और ये हमारे NH3 भैया हैं। इनके पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर तो जानते होंगे आप लोग, ठीक। इनको अगर आपस में, इनको आप आपस में मिला दो, रिएक्शन करा दो, तो जानते हो क्या होता है, इनको जो लोन पेयर है, इनको लोन पेयर तुरंत इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक। यहाँ पर बोरान को जो हाइब्रिडाइजेशन है हम आपको बता दें sp2 है, और नाइट्रोजन को हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम अभी नहीं सिखाएंगे आपको, ठीक। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में हम बताते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा, ठीक। और इनका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे कैसा शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये शेप होता है, ठीक। इनका शेप होता है पिरामिडल। अब इसका जो लोन पेयर होता है, शेप खैर हम हटा देते हैं यहाँ पर, तो जिनका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, मतलब ये ऐसे हो जाता है, ये हमारे BCl भैया हो गए, BCl3, और यहाँ पर आके हमारे NH3 भैया आके जुड़ जाते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लोग ऐसे दिखाते हैं, या इनके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि इन्होंने अपना लोन पेयर दे दिया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग चार्ज से भी दिखा सकते हैं, ठीक। अब इनका जो शेप है वो शेप कैसा हो गया, टेट्राहीड्रल। कैसा हो गया, टेट्राहीड्रल। बोरान का भी टेट्राहीड्रल हो गया, और इसका अमोनिया का भी टेट्राहीड्रल शेप हो जाता है। ध्यान रखना ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक। और ये चार्ज अगर ना दिखाना चाहो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो हम लोग उसको चार्ज से दिखा देते हैं, ऐसे जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पर प्लस चार्ज, और जिसने लिए उन पे नेगेटिव चार्ज। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका होगा sp3, अब इनका हाइब्रिडाइजेशन अब वो sp3 है, यहाँ भी sp3 था और यहाँ भी sp3 है, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुका है। जब ये बोरान ट्राइक्लोराइड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो अडक्ट बनता है, उसमें बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन का sp3 का sp3 रहता है। इसका शेप भी चेंज हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहीड्रल हो जाता है। अच्छा, ये पिरामिडल था, ये भी टेट्राहीड्रल हो जाता है। इसको भी अगर हम लोग बनाए तो ये भी टेट्राहीड्रल, शेप दोनों का टेट्राहीड्रल हो जाता है। बॉन्ड एंगल की बात करें, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। इनका बॉन्ड एंगल लगभग 107 डिग्री है, 107 डिग्री लगभग, ठीक। जब ये टेट्राहीड्रल बन गए तो दोनों का बॉन्ड एंगल, इसको भी 109 डिग्री हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट लगभग, और इसका भी 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया का, नाइट्रोजन का, ठीक। बॉन्ड एंगल अमोनिया की बात करें, ठीक।
तो दोनों का बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। देखो इसका बॉन्ड एंगल तो घट गया, BCl3 बॉन्ड एंगल, सॉरी BCl3 का हाँ घट गया, और अमोनिया का क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर जब इस तरीके से ये करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 3 तो बाउंड्री हो गए, चौथा बाउंड्री, 4 बाउंड हो गए, और 4 बाउंड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बोरान भैया भी खुश, और नाइट्रोजन को भी कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन भाई साहब जो हमारे हैं ना, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख तो सकते हैं, लेकिन शर्त है इनका ऑक्टेट पूरा रहे। ठीक, ऑक्टेट पूरा है। देखो 3 बाउंड इधर बने हैं हाइड्रोजन साथ, 1 बाउंड इधर, यानी 4 बाउंड नाइट्रोजन आप बना रखे हैं। ठीक, पहले 3 बनाए थे, एक लोन पेयर था, अब लोन पेयर नहीं बचा है, तो यहाँ भी ऑक्टेट पूरा है, 4 बाउंड हो गए, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, ऑक्टेट पूरा है। तो नाइट्रोजन भैया या ऑक्सीजन भैया, ये लोग अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख तो सकते हैं, लेकिन शर्त है इनका ऑक्टेट ना डिस्टर्ब हो। अगर ऑक्टेट तुमने इनकम्प्लीट कर दिया और पॉजिटिव चार्ज भी ले आए, तब तो फिर तुम्हारे ऊपर ये बहुत बड़ा आक्रमण कर देंगे, पूरा तांडव मचा के रख देंगे, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी इनकी। ठीक, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसको साफ कर देते हैं ना, फिर बताते हैं। अब देखो एल्युमिनियम के जो हमारे हैलाइड होते हैं, AlCl3 की खासकर हम लोग बात करें, AlCl3 भैया जो होते हैं ना, ये डाइमेराइज हो जाते हैं। डाइमेराइज मतलब इनके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं देखो, इनको लिखते हैं, हम आपको बता रहे हैं। ये हमने एल्युमिनियम क्लोराइड का एक फार्मूला लिख लिया ऐसे। ठीक, दूसरा यहाँ लिख लेते हैं, देखो अच्छा क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं ऐसे। इनके पास भी लोन पेयर है, सब पे पास होंगे। ठीक, अब इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनका जो एक लोन पेयर है वो इनके साथ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, इनका लोन पेयर इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक, अब इनका क्या होता है, दोनों एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा हो गया, तो दोनों लोग खुश हैं। ठीक, इसीलिए एल्युमिनियम क्लोराइड जो ही होते हैं, इनका 2 मॉलिक्यूल आपस में गले मिलके और तब आराम से रहते हैं कि दोनों खुश हो जाते हैं। इनका भी ऑक्टेट पूरा, अब इनका भी ऑक्टेट पूरा, खुश हैं, 4 बाउंड हो गए इनमें, तो इसीलिए हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड डाइमेराइज कर जाता है। ठीक, एक तो बात हो गई। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, देखो जब हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड होते हैं तो ये कोवालेंट होते हैं, इनका नेचर कोवालेंट होता है, और ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोलाइज मतलब पानी डालो, पानी से नहला दो इनको, तो ये रिएक्शन कर जाते हैं पानी से। ठीक, और रिएक्शन एसिड या बेस की प्रेजेंस में करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये इस तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे आपका MOH होल 4 ऐसे बना सकते हैं। ठीक, MOH का होल 4। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव 1, क्योंकि इसके ऊपर +3 चार्ज होता है, OH के ऊपर 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव बचेगा। ठीक, अच्छा बोरान भैया जो हैं वो केवल मैक्सिमम 4 बांड तक तो बना सकते हैं। बोरान भैया 4 बांड तो बना सकते हैं। ठीक, जैसे हमने आपको बताया था कि BF3 बन सकता है, BF4 माइनस बन सकता है, हमने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में। ठीक, लेकिन 4 से ज़्यादा बांड नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास और ऑर्बिटल नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग बात करें उसकी क्या नाम, एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम जो है वो 6 बांड तक बना सकता है। AlH2O का होल 6 ये कंपाउंड भी बनता है ऐसे। ठीक, यहाँ पर एल्युमिनियम ने 6 बांड बना लिए। अब 6 बांड कैसे बना लिए भैया, एल्युमिनियम के पास वैकेंट यानी खाली d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। अरे d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं तो ये वाटर आ जाता है, अपना लोन पेयर दे के उसके साथ कोऑर्डिनेट बांड बना लेता है। कहते बना लो भैया, खाली पड़े हैं, हमारे ऑर्बिटल यूज कर लो। इनके पास है ही नहीं खाली। और जैसे बोरान भैया हैं, बोरान के पास ऑर्बिटल ही नहीं खाली हैंगे। जब ऑर्बिटल खाली है ही नहीं तो फिर ये किसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे। 4 तक हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम 4 बांड बना सकते हैं, जब इनके पास D होते हैं। ठीक, अगर एल्युमिनियम को कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें, देखो क्या होता है एल्युमिनियम कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 2p6 से होगा 13 इलेक्ट्रॉन होता है, 3s2 3p1 और 3d खाली पड़ा होता है। अब D में 5 ऑर्बिटल है, अब S में ये वाला 1 ऑर्बिटल और इसमें 3 ऑर्बिटल और इसमें 5 ऑर्बिटल ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर
3 ऑर्बिटल ये वाले यूज हो जाते हैं, एक ये 4 और 2 यहाँ से यूज कर लेते हैं ऐसे। ये चाहे तो और भी बना सकते हैं, इनके पास 3 ऑर्बिटल अभी भी बचे रहते हैं, लेकिन फिर वो स्टेबल नहीं रह जाते, वो कंपाउंड बन नहीं पाते, स्टेबल नहीं होते। 6 तक तो स्टेबल कर लेते हैं, उससे ज़्यादा स्टेबल नहीं कर पाओगे। तो याद रखेंगे बोरान अपनी कोवालेंसी को मैक्सिमम 4 तक ले जा सकता है, जबकि बाकी एलिमेंट अपनी कोवालेंसी को यानी वैलेंसी को 6 तक ले जा सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। और इसमें बोरान में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ये होता है sp3, और इसमें जो है आप देखो sp3d2 कैसा हुआ, इसमें जो होता है एल्युमिनियम का कैसा होगा sp3d2। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक, अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, तो इसको हटाते हैं, फिर अगली प्रॉपर्टी की बात आ जाते हैं हम लोग। तो बेटा अगली प्रॉपर्टी इनकी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। देखो एयर में 2 चीज़ें मेन होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो इस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं ये लोग। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हमारे पास एल्युमिनियम है Al+3O2। ठीक, यहाँ 2 ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका Al2O3। ऐसे B2O3 भी बनता है, B2O3 बना सकते हैं हम लोग। ठीक, ऐसे नाइट्रोजन साथ रिएक्शन होती है, जैसे आपके 2 एल्युमिनियम प्लस N2, ये बना देते हैं 2Aln। इसको एल्युमिनियम नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम नाइट्राइड। इसको बोलेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, क्या होता है कि बोरान और एल्युमिनियम इनका क्रिस्टलाइन नेचर होता है। अगर इनको हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन कराएं तो इनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। बोरान तो जल्दी रिएक्शन करता ही नहीं है। ठीक, तो ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। जैसे एल्युमिनियम भैया है ना, एल्युमिनियम भैया जो होते हैं इनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन गई, मान लो ऐसे Al2O3 की लेयर बन गई। और जब लेयर बन जाती है तो ये अंदर वाले जो एटम होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेती है। अंदर वाले एटम को क्या करती है? प्रोटेक्ट कर लेती है, यानी कि अंदर वाले जो एटम है वो रिएक्शन नहीं कर पाते। तो ये पैसिव हो जाता है, रिएक्शन नहीं करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम। ऐसे बोरान के साथ है। तो क्या होता है कि इसको हम लोग अमार्फस फॉर्म में ले लें, मतलब इनको पीस दें, ग्राइंड करके पीस के हम लोग रिएक्शन कराएं, तब ये आसानी से रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि पीस देंगे तब लेयर नहीं बन पाएगी। ठीक, तब ये आसानी से रिएक्शन कर जाएंगे। तो इस तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं और इस तरीके के नाइट्राइड बनाते हैं। अब इनका नेचर देख लेते हैं ऑक्साइड का। देखो बोरान भैया का जो ऑक्साइड है ये एसिडिक है। बोरान भैया का जो ऑक्साइड है कैसा? एसिडिक है। इसको पानी में घोलिए हो तो पानी में घोलने पे H3BO3 एसिड बनाता है, बोरिक एसिड। ठीक, तो ये एसिडिक होता है। एल्युमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड होते हैं Al2O3 और Ga2O3, ये लोग जो होते हैं ये अम्फोटेरिक होते हैं। अम्फोटेरिक मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, यानी एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और बेस से भी रिएक्शन करेंगे। दोगले टाइप के हैं, ना एसिड के साथ है ना बेस के साथ, दोनों से दोस्ती रखते हैं, दोनों के साथ। ठीक, तो इनका दोगला नेचर होता है। तो जानते हो आजकल बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दोनों लोगों से दोस्ती बना के रखेंगे, इसके साथ उसके साथ। जैसे हमारे पास आजकल चाइना है, चाइना देश जो आजकल देख रहे हो कोरोना ने पूरा कोहराम मचा रखा है, और चाइना खुश, चाइना में कुछ नहीं हो रहा है। तो चाइना भारत से क्या करता है? हमेशा धोखा देता है इंडिया को। इंडिया को हमेशा दोस्ती कहेगा। जिपनिंग हमारे यहाँ चले आते हैं मुँह उठाए हैं, मोदी साहब से आके मिल लेंगे, और उसके बाद जो है पीठ पीछे छुरी घोंपना शुरू कर देते, कभी डोकलाम कभी कहूँ मार, दुनिया भर का तमाम नाम। दोगला नेचर उसका। वैसे ये है, ये लोग दोगले टाइप के हैं। दोगला मतलब इनको एम्फोटेरिक है, ना तो ये एसिड है ना बेस के, दोनों से दोस्ती है। एसिड मिल गया तो उनसे रिएक्शन कर जाएंगे, बेस मिल गया तो उनसे रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक, उसके नीचे वाले गैलियम के बाद इंडियम और थोलियम वो मेनली बेसिक होते हैं। ठीक, क्योंकि नीचे जाने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, और जब मेटालिक करेक्टर बढ़ता है तो बेसिक नेचर बढ़ता है। तो ऑक्साइड का बेसिक नेचर नीचे जाने पर बढ़ेगा और एसिडिक करेक्टर घटेगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको हटाते हैं, अगली प्रॉपर्टी लेके। अगली प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्टिविटी विद एसिड एंड अल्कलीज। देखो बोरान भैया जो है ना, ये तो जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं करते हैं। एसिड के साथ तो करेंगे नहीं क्योंकि खुद एसिडिक है। ठीक, बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए।
नॉर्मल टेम्परेचर रिएक्शन नहीं करते हैं। एल्युमिनियम भैया जो है वो डाइल्यूटेड सेल में आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक। और घुलने के बाद ये बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसको चाहे आप ऐसे लिख सकते हो या AlCl3 लिख सकते हो, बात एक ही है, चाहे अलग अलग लिख दो चाहे AlCl3 लिख दो। एल्युमिनियम को हमने आपको बताया इनको नेचर एम्फोटेरिक है, तो ये बेस से भी रिएक्शन कर जाते हैं। बेस मिल गया तो बेस के साथ गले मिल गए, एसिड मिल गया तो एसिड को भी गले लगा दिया, दोनों तरफ चलते हैं, दो गले मैंने बताया ना, दो गले नेचर के हैं, ठीक। तो इसमें ये कंपाउंड बनता है, इसका आप IUPAC नेम लिख सकते हैं, ये इसका IUPAC नेम लिखोगे, ठीक। तो IUPAC नेम अगर लिखोगे तो क्या बनेगा, देखो सोडियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, सोडियम टेट्राहाइड्रॉक्सो एल्यूमिनेट और थर्ड, ये इनका IUPAC नाम बनेगा। +3 ये H2O नहीं, सॉरी हाइड्रोजन होती है, तीन मालिक्यूल हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तो ये रिएक्शन इनकी होती है। तो एल्युमिनियम भैया जो हमारे हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर कंसनट्रेट HNO3 ले लें, उससे रिएक्शन करवाए एल्युमिनियम की, तो थोड़ी देर तक तो रिएक्शन करते हैं, उसके बाद रिएक्शन नहीं करते हैं। कारण क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सुनना ध्यान से। जो एल्युमिनियम भैया हैं ये हमारे कंसनट्रेट HNO3 से रिएक्शन नहीं करते, उसमें नहीं घुलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। देखो जैसे एक हमारे पास कंटेनर है, इसमें कंसनट्रेट HNO3 रखा हुआ है, और तुमने एक एल्युमिनियम का पीस यहाँ ला के डाल दिया, इसे एल्युमिनियम का टुकड़ा ला के डाल दिया, तो क्या होगा, ये HNO3 ये एल्युमिनियम के टुकड़े के ऊपर एक लेयर बना देगा। जो हमारा एल्युमिनियम टुकड़ा यहाँ डाला, इसके ऊपर एक लेयर बना देगा ऑक्साइड की, और वो लेयर इससे चिपकी रहेगी। और लेयर चिपकी रहेगी तो ये उसमें घुलेगा नहीं। तो याद रखेंगे, एल्युमिनियम जो होता है हमारा कंसनट्रेट HNO3 में नहीं घुलता है, इसीलिए हम लोग HNO3 को एल्युमिनियम के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, याद रखना है चीज़, ठीक। एल्युमिनियम के बर्तन में, जैसे हमारे पास ये एल्युमिनियम का बर्तन है, एल्युमिनियम की बोतल हो या कंटेनर हो, उसमें आप कंसनट्रेट HNO3 को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और ऐसे इसके चारों तरफ एक ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा, तो बर्तन हमारा गलेगा नहीं, ठीक, और इसे आराम से रखा रहेगा। लेकिन लोहे के बर्तन में रख दो इसको, लोहा गल के बराबर हो जाएगा, बर्तन गल जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। तो लोहा तो बिल्कुल गल के ख़राब हो जाएगा। तो लोहे के बर्तन में कंसनट्रेट HNO3 को स्टोर नहीं कर सकते, जबकि एल्युमिनियम में स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक। चलो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विद हैलोजेंस। अगली जो प्रॉपर्टी इनकी है नंबर 4, रिएक्शन विद हैलोजेंस। देखो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके ये लोग हैलाइड बनाते हैं, और हैलाइड इस तरीके का हैलाइड बनाते हैं, मान लो 2E+3X2 क्या बनाते हैं, 2EX3। जैसे एग्जांपल तौर पे 2Al+3Cl2, ई की जगह एल्युमिनियम आ गया, ठीक, कोई एलिमेंट, और क्लोरीन, हाइड्रोजन जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले लो, तो 2Al3। तो EX3 टाइप के हैलाइड बनाते हैं, ठीक। अब ये एक चीज़ हम आपको बता चुके हैं, जो हैलाइड होते हैं इसमें इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाएगी। जैसे थैलियम भैया हमारे हैं, थैलियम भाई साहब हैं, इंडियम भाई साहब हैं, वो TlCl में ज़्यादा स्टेबल होंगे इन कंपेरिजन टू TlCl3, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे इंडियम होगा, जबकि एल्युमिनियम भैया हमारे AlCl3 में ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक। अब हमने आपको बताया कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एल्युमिनियम की बात करें या बोरान का ले लें, देखो जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 शेयर कर लिए तो कितने हो गए, 6 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, हमने अभी बताया था आपको। तो इनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। आप पढ़ते होगे ऑर्गेनिक में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें कि हम लोग AlCl3 यूज करते हैं, एज ए लुईस एसिड यूज किया जाता है, ठीक।
बोरान में भी बनते हैं। अच्छा, बोरान में सबके साथ बनाता है। ठीक, देखो बोरान में एक इम्पॉर्टेंट हम आपको बात बताते हैं। बोरान में मतलब जो हाइलाइट बनते हैं, क्या क्या बनता है, BF3 और एक बनता है BCl3 और दूसरा बनता है BBr3 और चौथा बनता है BI3। ये 4 तरीके के हैलाइड बोरान बनाता है। ठीक, इनका एसिडिक नेचर देखें। अगर कोई आपसे पूछे इनमें एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किस में है, तो लगता तो जैसे कि फ्लोरीन वाले में होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बोरान पे इलेक्ट्रॉन कमी ज़्यादा होगी। भाई देखो, एसिडिक नेचर मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। लुईस एसिड होते हैं ना ये लोग, तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा। जब बोरान भैया के पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी तभी तो लेंगे। अब बोरान के पास इलेक्ट्रॉन कमी है क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब अमोनिया आया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक, अब आपको लगता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है, बिल्कुल सही बात है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस बात पर ध्यान दिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। ये फ्लोरीन भैया इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बोरान को और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाना चाहिए। फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बोरान को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन इनको ले लेना चाहिए। यानी ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होने चाहिए, ये कम होने चाहिए, ये कम, ये और कम। लेकिन होता उल्टा है। एसिडिक नेचर जो ऑर्डर है वो इसका उल्टा आता है, और इसका जो उल्टा ऑर्डर आता है, एसिडिक नेचर जो ऑर्डर आता है वो ऐसे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखना। द एसिडिक नेचर ऑफ बोरान हाइलाइट इज लाइक दिस। ठीक, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। और क्यों होता है उसका कारण हम आपको बता रहे हैं। देखो, बोरान का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बोरान फ्लोराइड का ऐसे। ठीक, अब इसके पास, बोरान के पास आउटर मोस्ट शेल में एक p ऑर्बिटल खाली होता है। जब बोरान भैया हमारे कंपाउंड बनाते हैं ऐसे 1s2 2s2 2p1, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है ऐसे। ठीक, तो जब बोरान भैया हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इनका यहाँ आ जाता है। ठीक, अब ये तीनों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है ऐसे। तो 3 फ्लोरीन आते हैं, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और BF3 बना देते हैं। अब एक ऑर्बिटल ये खाली बच गया, कौन सा ऑर्बिटल है, P। तो बोरान भैया के पास एक p ऑर्बिटल ऐसे खाली होता है। ठीक, फ्लोरीन भाई साहब जो हैं इनके पास लोन पेयर होते हैं। हाइड्रोजन में कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो इनके पास 3 लोन पेयर होंगे, इनके पास भी 3 लोन पेयर, सबके पास 3 लोन पेयर होंगे। अच्छा, ये लोन पेयर भी ऑर्बिटल में तो होंगे, और कौन से ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल में। ऐसे इनका ये p ऑर्बिटल है, ऐसे ये p ऑर्बिटल है। ठीक, अब इसके पास इनके p ऑर्बिटल क्या है, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। तो क्या करते हैं, ये इसके साथ ऐसे साइड बाई ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। याद रखना, क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक, तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो जो बोरान का ऑर्बिटल खाली था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, उसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मिल गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कमी ये पूरा कर देते हैं फ्लोरीन भैया। ठीक, तो बैक बॉन्डिंग करके इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रहने देते हैं। मतलब उसके अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, अब तुम पूछोगे कि BCl3 नहीं ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, BCl3 में भी होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर इसका जो ऑर्बिटल है ये 2p ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। ये भी 2p ऑर्बिटल है। ठीक, अच्छा, 2p ऑर्बिटल जो होते हैं इनका शेप छोटा होता है। ठीक, BCl3 की बात करें, BCl3 में क्या होता है, ऐसे ये है, यहाँ पर भी इसका p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, और ये Cl का ये, इसका तो 2p ऑर्बिटल ही है, इसका 3p है। अच्छा, 3p ऑर्बिटल जो होता है इसका साइज बड़ा होता है। चलो हम बड़ा बना लेते हैं। इसका साइज बड़ा होता है और बड़ा होने से डिफ्यूज हो जाता है, मतलब धुंधला टाइप हो जाता है। ठीक, तो ये भी बैक बॉन्डिंग बनाता तो है, ये भी बैक बॉन्डिंग बनाता है। ठीक, इसमें 2p ऑर्बिटल हो गया, इसमें 3p। तो ये बैक बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन जब साइज बड़ा हो जाता है तो बैक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती है। अब इसका ये बांड भी बड़ा हो जाता है। भाई बांड भी तो बड़ा होगा
क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड बड़ा है, तो ये दूर हो जाएगा, और दूर हो जाएगा तो बैक बॉन्डिंग करेगा तो, लेकिन उतनी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इसलिए BCl3 में बोरान ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, क्योंकि क्लोरीन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा जितना फ्लोरीन दे पाएगा। इसमें और बड़ा बॉन्ड हो जाएगा और कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा बोरान को, तो बोरान इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझता रहेगा। और आयोडीन भैया हमारे सबसे बड़े हैं, तो ये बोरान को इलेक्ट्रॉन देंगे तो, लेकिन बहुत ना के बराबर। तो यहाँ पे बोरान भैया हमारे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझेंगे, और यहाँ पर इनको फ्लोरीन भैया आराम से इलेक्ट्रॉन देके बैक बॉन्डिंग करके इनको खुश रखेंगे। तो इसीलिए इनका लुईस एसिड नेचर सबसे कम होता है, जबकि इनका लुईस एसिड नेचर सबसे ज़्यादा होता है। ये बात याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग एनामेलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान देखते हैं। देखो बोरान की कुछ अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है, जो सबसे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होता है, उसके अंदर बाकी एलिमेंट से कुछ अब नॉर्मल यानी एनामोलस प्रॉपर्टीज होती है। एनामोलस मतलब तो अब नॉर्मल यानी बाकी से हटके, ठीक। तो इसमें कोई खास नई बात नहीं है, हम पहले बता चुके हैं। बोरान अपनी वैलेंसी को मैक्सिमम 4 तक एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि उसमें 4 ही ऑर्बिटल हैं। एल्युमिनियम अपनी वैलेंसी को 6 तक एक्सपेंड कर सकता है, ठीक, क्योंकि उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो बोरान होता है उसका साइज भी काफ़ी छोटा होता है, जबकि एल्युमिनियम बाकी का साइज बड़ा होता है, ठीक। उसके अलावा बोरान जो होता है, बोरान आपका अमोनिया के साथ इस तरीके से BH3 है, और ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अभी पीछे हम लोगों ने लिखा ही था H3N, ऐसे कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक। तो ये हमने आपको बताया था। और उसके अलावा जो बोरान होता है, बोरान के जो कंपाउंड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे बोरान ऑक्साइड एसिडिक है, अल्युमिनियम और गैलियम हमारे एम्फोटेरिक हैं, बाकी सब लोग बेसिक हैं। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट है, कुछ ज़्यादा खास इसमें पॉइंट नहीं है। एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान, ठीक। तो ये आपकी इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई, ग्रुप नंबर 13 यानी बोरान फैमिली की हो गई, ठीक। अब इनके कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो कुछ कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेटा इसमें जो इसके कंपाउंड्स हैं उनको चलो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हमने सोचा था आज ये पूरा ग्रुप ख़त्म कर देंगे, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें, ठीक। तो अगला जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ग्रुप 14 के एलिमेंट पढ़ेंगे, फिर 15, 16, 17, 18, ठीक। तो चलो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करो, उनसे कहो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करते हो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का, आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक। और इसके अलावा हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराना शुरू करेंगे, आपको हर चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। जो मेडिकल वाले बच्चे उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, NCERT का पूरा रिवीजन करवाएंगे हम आपको, ठीक। तो उसमें एक दिन में कोशिश करेंगे एक एक चैप्टर कवर हो जाए, रिवीजन फास्ट रिवीजन करवाएंगे, ठीक। तो वो प्रक्रिया हम 15 तारीख के बाद से सोच रहे हैं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो हम करवाएंगे, लेकिन उसके लिए बेटा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।